हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर जो स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में बात करेंगे। आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी या आणविक स्पेक्ट्रम। तो अब तक जो हमने पढ़ा, पहले जो दो लेक्चर थे स्टार्टिंग के, उसमें तो मैंने आपको ये बताया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम के टाइप क्या होते हैं। फिर मैंने ये डिस्कस किया कि स्पेक्ट्रम के जो टाइप थे उसमें हमने जो एटमिक जो लीनियर स्पेक्ट्रम था उसको डिस्कस किया था, रेखीय, जो कि परमाणुओं में होता है। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर लिया। अब किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? आणविक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो आणविक स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट आणविक स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, आणविक स्पेक्ट्रम, आणविक स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? जैसे परमाणु जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाते हैं, जब एटम्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं, तो जब एनर्जी एमिट होती है या जो भी होता है, उस टाइम पर जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको एटमिक स्पेक्ट्रम बोला, परमाणुवीय। इसी तरीके से जब मॉलिक्यूल होते हैं, पर जो अणु होते हैं, अणुओं में भी क्या होता है, जैसे कोई अणु है, मान लो एक अणु है, उसमें दो मॉलिक्यूल हैं। जैसे मान लो HCl है, HCl, एक H एटम है, एक Cl है, एक बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? जैसे मान लो कि कोई भी एटम है, तो इसमें ये क्या कर सकते हैं? रोटेशनल मोशन कर सकते हैं, या वाइब्रेशनल, या तो कंपन गति कर सकते हैं, या घूर्णन गति। इन दो की बात कर रहा हूँ अभी मैं मॉलिक्यूल में। तो जैसे मान लो कि ये एक्सिस है, इनका सेंटर ऑफ मास मान लो ये इधर है, सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान के अंदर, और इसके अबाउट ये HCl ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है ना। अगर इस तरीके से घूर्णन गति करता है, तो मान लो कि पहले बहुत तेज घूर्णन गति कर रहा था। बहुत तेज घूर्णन गति का मतलब उसका एनर्जी लेवल जो था, घूर्णन का रोटेशनल एनर्जी लेवल था, वो काफी ज्यादा था। उससे कम घूर्णन कर रहा, मान लो थोड़ा धीरे हो गया, घूर्णन गति जो रोटेशन है वो थोड़ा धीरे हो गया, तो नीचे वाले एनर्जी लेवल पे आ गया। उससे कम है तो मान लो और भी एनर्जी लेवल नीचे है, उससे और भी कम धीरे घूम रहा है तो और भी नीचे। इस तरीके से घूर्णन के आधार पर भी, रोटेशन के आधार पर भी एक मॉलिक्यूल के क्या होते हैं? घूर्णन के ऊर्जा स्तर होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल होता है। तो जब ये मान लो पहले यहाँ पे घूम रहा था, फिर इस एनर्जी लेवल पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो इतना एनर्जी क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। मतलब एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल में जाता है। या इसी तरीके से वाइब्रेशन की भी बात कर सकता हूं। अगर एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर, या एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में जाता है, तो क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, एनर्जी एमिशन होता है, या अगर एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। तो इस वजह से जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कौन सा होता है? आणविक स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूल का, क्योंकि मॉलिक्यूल में हो रहा है ये रोटेशन या वाइब्रेशन। सो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। क्लियर? तो इसमें लिखो पहले, जब इसमें पहले ऐसे लिखो, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। एक अणु में घूर्णन तथा कंपन गतियां हो सकती है या होती है। कई बार नहीं भी होती, कुछ जगह पर कुछ नहीं होता, वो पर्टिकुलर कंडीशंस होती है, लेकिन घूर्णन तथा कंपन गतियां हो सकती है जब एक अणु घूर्णन या कंपन ऊर्जा स्तर से, एक घूर्णन या कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन या कंपन ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। जब एक अणु एक कंपन ऊर्जा स्तर से, एक कंपन या घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन या कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमित करता है या प्रवेश करता है, तो
स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, तो स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, इसे आणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, इसे आणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, इसे आणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। वेन, इसे आणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। वेन ए मोलिक्यूल transit from one rotational or vibrational energy level to one rotational or vibrational energy level to another vibrational or rotational energy level to another vibrational or rotational energy level, then spectrum will be generated, and this spectrum is called molecular spectrum, and this spectrum is called molecular spectrum. क्लियर? ठीक है भैया, ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरली मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में हम लोग जो आपके सिलेबस में जो डिस्कशन है वो है एक तो रोटेशनल का, एक तो घूर्णन का, और एक है वाइब्रेशन का, कंपन का। इन दोनों के बारे में बात है। तो ये समझ में आया कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में कैसे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर घूर्णन या कंपन के आधार पर, वाइब्रेशन या रोटेशन के बेसिस पे भी एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं। तो उनमें जब ट्रांजिशन होगा, उनमें जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा तो स्पेक्ट्रम बनेगा, एंड दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। उसको हम लोग आणविक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है? अभी हम लोग घूर्णन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? घूर्णन के बारे में। और घूर्णन में भी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं रिजिड रोटेटर। रोटेशन में बात करेंगे, और रोटेशन में भी आपके जो सिलेबस में है वो है रिजिड रोटेटर, दृढ़ घूर्णक। क्या है? दृढ़ घूर्णक, रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर का क्या मतलब है, पहली चीज तो वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रिजिड रोटेटर का मतलब, या जो रोटेशन है वो रोटेशन कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली आपके जो सिलेबस में है वो डायटमिक मॉलिक्यूल के लिए ही है। द्विपरमाणुक अणु जो होता है उसके लिए ही ये स्टडी करना है। किसके लिए? द्विपरमाणु अणु के लिए। ये द्विपरमाणुक अणु डायटमिक मॉलिक्यूल। तो देखो रिजिड रोटेटर का क्या मतलब है, पहले सुन लो, समझ लो इसमें। और डायटमिक में बात करें कि जैसे मान लो कि दो एटम से बना हुआ कोई अणु है, दो एटम से बना हुआ, दो एटम से, दो परमाणु से, तो उसको डायटमिक बोलेंगे। द्विपरमाणु बोलेंगे। एक तो मान लो ये है, एक ये है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, और इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये मान लो r डिस्टेंस है। ये अगर कांस्टेंट है मतलब एक यहाँ पे कनेक्टेड है, एक यहाँ पे कनेक्टेड है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, मतलब ये हिल नहीं रहे, इनके बीच में है ना ऐसे वाइब्रेशन नहीं हो रहा है एक तरीके से, मतलब ये अणु पास, ये दूर नहीं जा रहे, तो ये रिजिड है, दृढ़ है। दृढ़ या रिजिड का मतलब ये जो लेंथ है ये चेंज नहीं हो रही। आर जो है, आर कैसा है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया, आर कांस्टेंट होने का मतलब है कि जो dr/dt है, मतलब आर में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, आर इज नॉट गोइंग टू चेंज। आर चेंज नहीं हो रहा मतलब आर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मतलब dr/dt क्या है? 0 है। ये रिजिड रोटेटर का मीनिंग होता है। इसके जैसे एग्जांपल्स बताऊं, जैसे मान लो H2O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, HCl हो गया, ये इस तरीके से और भी हो सकते हैं।
ऑलमोस्ट जो रिजिड होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है किसी में, लेकिन हम लोग इसे बात कर लेते हैं। तो इस टाइप के जो एटम्स होंगे, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे, उनमें जो रोटेशन होता है उसकी बात कर रहे हैं कि उनमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम किस तरीके का मिलेगा, दृढ़ घूर्णक में किस तरीके से चीजें होगी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रोटेशन कैसे करेगा, जैसे एक मास ऐसे एक मास ऐसे, अब जैसे मतलब एक यहाँ पे कनेक्टेड है, एक यहाँ पे, दोनों है, अब ये ऐसे ऐसे घूम सकता है ना, ऐसे घूम सकता है, तो ये घूर्णन हो गया ना, रोटेशन हो गया। तो मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो उसके पास एनर्जी है, तेज रोटेट करेगा तो ज़्यादा एनर्जी, कम धीरे रोटेट करेगा तो नीचे एनर्जी, उससे भी कम करेगा तो और नीचे। तो इस तरीके से क्या एनर्जी के लेवल बन जाते हैं, ऊर्जा के स्तर बन जाते हैं, और जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी उत्सर्जित होती है, एमिटेड होती है, और उससे स्पेक्ट्रम बनता है। एंड दैट स्पेक्ट्रम, ये रोटेशन की वजह से है तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम बोलेंगे उसको, घूर्णन स्पेक्ट्रम आ जाएगा। ठीक है, तो दृढ़ घूर्णक की मैं बात करते हैं, तो लिखो, इसमें लिखो जब दो परमाणु जब दो परमाणु एक नियत बंध की दूरी से जुड़े हो, जब दो परमाणु एक नियत बंध की दूरी से जुड़े हो तो उसे दृढ़ घूर्णक कहते हैं, when two atoms are connected with a bond of constant bond length, then when two atoms are connected with a bond of constant bond length, then it is called rigid rotator. ये बात समझ में आई? तो इसमें क्या होता है, जो बंध की लंबाई होती है, जो बॉन्ड लेंथ होती है, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उसमें चेंज नहीं होता। तो इसके एग्जाम्पल लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो, दीज आर एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है अपने। ठीक है, चलो भैया, ये तो एग्जाम्पल हुए, आगे बात करें। चलो आगे कुछ बात करते हैं, चलो ये एग्जाम्पल हो गए। हाँ, ये डायग्राम है, इस डायग्राम के साथ में ये भी लिख लेना आप, ये लिख लेना। और साइड में आपको क्या लिखना, अब यहाँ पे लिखना, माना एक दृढ़ घूर्णक में दो परमाणु M1 व M2 द्रव्यमान के, माना एक दृढ़ घूर्णक में दो परमाणु M1 व M2 द्रव्यमान के R बंध लंबाई से जुड़े हैं, लेट two atoms of masses M1 and M2, let two atoms of masses M1 and M2 are connected with constant bond length R। ठीक है, अब देखो ये बता दिया। अब देखो एक चीज और मैं आगे बात करता हूं। इसका मान लो सेंट्रोमास है ना, द्रव्यमान केंद्र, वो कहीं यहां पे है। इसका जो सेंट्रोमास है मान लो कहीं यहां पे है। ठीक है, तो इस सेंट्रोमास से इसकी जो डिस्टेंस है वो तो होगी R1 M1 की, तो फिर इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी R2। ठीक है, तो अब देखो इसको बोल देते हैं सेंट्रोमास, ये सेंट्रोमास COM है ना। तो देखो
सिंस ये R कितना R1 प्लस R2 स्मॉल r के बराबर हो जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। एक दूसरी चीज, जो द्रव्यमान केंद्र होता है, जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास के लिए एक इक्वेशन ऐसे होती है, द्रव्यमान केंद्र के लिए, द्रव्यमान केंद्र के लिए फॉर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के लिए क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के लिए ऐसे होता है कि जैसे ये है m1 मास है, कितनी डिस्टेंस पर r1 पे है, तो m1 r1 वेक्टर प्लस दूसरा m2 r2 पे है, तो m2 r2 वेक्टर, और भी अगर है कहीं पे तो उनको ऐसे ऐड करते जाते और इक्वल टू कितना आता है, 0 आता है। ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन होती है, फर्स्ट ईयर में क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ी जाती है, ये इस तरीके से आता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, केवल 2 ही है, तो ये और टर्म तो होंगे नहीं, जैसे और भी मास जुड़े हुए मान लो m1 m2 m3 बहुत सारे, तो ऐसे ऐड होते जाते हैं और ये वेक्टर फॉर्म में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो केवल 2 ही मास है, तो ये ऐसा आएगा, ये आएगा 2 मास के लिए 0 हो गया। ठीक है, अब ये आएगा m1 r1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m2 r2 वेक्टर। लेकिन मैं केवल परिमाण की बात करूं, ये तो देखो r1 r2, ये माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया कि r1 इस तरह पे तो r2 इस तरह पे, नेगेटिव में एक तरीके से कुछ सोचा जाए तो। बट मैं केवल परिमाण की बात करूं, केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो देखो केवल परिमाण लेने पर, केवल परिमाण लेने पर फॉर द मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं ओनली, तो मैग्नीट्यूड में तो डायरेक्ट ये मैं एरो हटा दिया, वेक्टर साइन हटा दिया, दूसरी चीज माइनस भी हट गया यहाँ से, ये इक्वेशन नंबर को 2 लिख लो। ठीक है, ये छाप लेना। ठीक है, अब देखना मैं काम करता हूँ इक्वेशन 1 और 2 से, यहाँ पे देखना फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देखो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 का डेफिनेशन, r2 का वैल्यू देखो, r2 को मैं ऐसे यहाँ से लिख सकता हूँ r माइनस r1, r2 क्या लिख सकता हूँ, r माइनस r1, तो r2 को लिख सकते हैं r माइनस r1। ठीक है, ऐसे है। अब इसको देखो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r माइनस m2 r1, इसको इधर लेके आऊँगा तो m1 r1 प्लस m2 r1 इज इक्वल टू m2 r। ठीक है, ये क्या बना देखो m1 प्लस m2, इसमें r1 आ गया और ये आया m2 r, r1 का जो वैल्यू है वो आ गया m2 r अपॉन m1 प्लस m2, इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दिया मैंने, 3 बोल दिया इसको। ठीक है, ये मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट किया था r2 का। ठीक है, ये r2 का वैल्यू पुट कर दिया। इसी तरीके से मैंने r1 को r में वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर r2 का वैल्यू पुट किया था ना, इसकी जगह पे मैं r1 का वैल्यू पुट करूंगा r2 के टर्म्स में। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 and 2 से दोबारा, फ्रॉम 1 and 2, 1 कैसा है m1 r1 m2 r, ऐसा है ना, अरे सेकंड ऐसा है m2 r2, सॉरी हाँ m1 r1 m2 r2 ऐसा है। तो इस r1 की जगह पे है ना, r1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, r1 को क्या लिख सकता हूँ, r1 क्या होगा, r1 होगा r माइनस r2, वही सी बात है, r माइनस r2, तो r माइनस r2 लिखो इसको, r माइनस r2 इज इक्वल टू m2 r2, तो ये आएगा m1 r माइनस m1 r2 इज इक्वल टू m2 r2। ठीक है, राइट। आगे देखो, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ m1 r इज इक्वल टू m1 r2, इसको उधर ले गया प्लस m2 r2, इन दोनों में m1 प्लस m2 कॉमन आ जाएगा अपॉन r2 और ये आ जाएगा m1 r, राइट। r2 अगर कैलकुलेट करना हो तो ये नीचे आ जाएगा, तो r2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा m1 r अपॉन m1 प्लस m2, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। तो r1 और r2 के वैल्यू कैलकुलेट किए मैंने, समझा। तो r1 और r2 के वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, चलो
अब कुछ आगे बात करते हैं, एक बार मैं टाइम देख लूँ। टाइम है अभी अपने पास में। R1 R2 के वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब देखो एक होता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण समझते हो, इसको बोलते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि रोटेशन हो रहा है तो वहाँ पे हम जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं। जब भी घूर्णन गति होती है तो हम लोग क्या बात करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। तो देखो सिंस जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ऐसा है, क्या होता है, I = mr² होता है। कोई भी मास जैसे है ऐसे, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात करते हैं, फर्स्ट कण के लिए, या m1 के लिए बात कर लो ना, m1 के लिए, फॉर m1 के लिए देखो I1 आ जाएगा, m1 R1 आ जाएगा, ऐसा आएगा, ठीक है, ये है। हाँ, तो R1 का वैल्यू मेरे पास ये आया था 3 में, तो ये R1 का वैल्यू वहाँ पे पुट करूँगा। तो ये इक्वेशन नंबर 4 था ना, इसको 5 कर लो, तो वो 3 से 5 में वैल्यू पुट करूँगा R1 का। तो फ्रॉम 3 and 5, तो 3 और 5 से देखो क्या हो रहा है, ये M1 R1 का वैल्यू आएगा, R1 का वैल्यू है M2 R अपॉन M1 प्लस M2, ये था ये है R1 का वैल्यू, M2 R अपॉन M1 प्लस M2। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका R1 किसी करेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर हो गया, क्या ये मिला मुझे, ये I1 का वैल्यू मिला मुझे, I वैल्यू, इसको 6 बोल देता हूँ, ठीक है। M1 के लिए मिल गया। M2 के लिए बात करें, फॉर M2 के लिए, फॉर M2 के लिए देखो I2 = M2 R2², इसको बोलते हैं 7 में मैं R2 का वैल्यू पुट करूंगा, R2 ये 4 से, तो फ्रॉम 4 and 7 बाई 4 and 7 I2 का जो वैल्यू आएगा M2 R2 का वैल्यू आएगा M1² R² अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ये मिल गया। और इसको बोल रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 8। तो मुझे I1 I2 मिल गया, जड़त्व आघूर्ण मिल गया पहले पार्टिकल का और दूसरे पार्टिकल का। पूरे सिस्टम की अगर बात करूँ, टोटल जो निकाय है अपना दोनों पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, मतलब पूरा जो क्या बोलते हैं दृढ़ घूर्णक है, जो रिजिड रोटेटर, उसके बारे में कंप्लीट बात करें तो देखो संपूर्ण निकाय के लिए फॉर होल सिस्टम I = I1 प्लस I2, ये होगा कुल जड़त्व आघूर्ण। तो I = दोनों का वैल्यू रख दो, पहले का जो वैल्यू है वो है M1 M2² R² अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, दूसरा जो है उसका वैल्यू है M2 M1 का स्क्वायर R² अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ये है। आगे बात करते हैं, I जो है देखो दोनों में एलसीएम आ गया, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर आ गया एलसीएम। इसमें कॉमन जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है M1 M2 R², ये कॉमन आ रहा है M1 M2 R² दोनों में है, M1 M2 भी दोनों में, इसमें बचेगा M2 और इसमें बचेगा M1। देखो ये 2 पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो 1 से 1 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 पावर बच जाएगी। तो ये क्या बचेगा, I = M1 M2 R² अपॉन M1 प्लस M2, ये मिला, ये है। इसमें देखो ये वाला जो टर्म है ना, सिंस M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2,
इसको हम लोग कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपको मैं पहले भी ये बता चुका, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रेड्यूस्ड मास, समानीत द्रव्यमान बोलते हैं, इसको म्यू से लिखते हैं, और इसको बोलते हैं समानीत द्रव्यमान, समानीत द्रव्यमान, रेड्यूस्ड मास बोलते हैं इसको। और रेड्यूस्ड मास बोलेंगे तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू आर स्क्वायर, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इस इक्वेशन से क्या किया हमने, वैसे हमारे पास में दो पार्टिकल थे, रेड्यूस्ड मास या समानीत द्रव्यमान कब काम में लेते हैं, जब दो कणों को एक सिस्टम बना लेते हैं, जब दो बॉडी को एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं, दो कणों को एक कण में बदलना हो या द्विकण तंत्र को एक कण तंत्र में परिवर्तित करना हो, तब हम लोग रेड्यूस्ड मास से स्टडी करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक में आगे ना म्यू काम में ले लिया, ना तो m1 काम में लिया ना m2 काम में लिया, हमने कुछ मास का और ही टर्म काम में ले लिया जिसको म्यू से बोल रहे हैं, इसको रेड्यूस्ड मास समानीत द्रव्यमान बोलते हैं, और इसको I इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर ऐसे हो गया, मिला ये, इस तरीके से आ गया। चलो ये समानीत द्रव्यमान आ गया, ये रेड्यूस्ड मास आ गया, ये अभी आगे काम में लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि समानीत द्रव्यमान की सहायता से द्विकण तंत्र को एक कण तंत्र में परिवर्तित किया जाता है, समानीत द्रव्यमान की सहायता से, समानीत द्रव्यमान की सहायता से द्विकण तंत्र को एक कण तंत्र में परिवर्तित किया जाता है, समानीत द्रव्यमान की सहायता से द्विकण तंत्र को एक कण तंत्र में परिवर्तित किया जाता है। With the help of reduced mass, with the help of reduced mass, with the help of reduced mass, two body particle, two body system can be converted into, two body system can be converted into one body system, two body system can be converted into one body system। ठीक है, अभी इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।